नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार से फिर स्वागत करता हूं मैं अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव पर। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इसरो के बाहुबली की, और वह बाहुबली है जीएसएलवी। आज हम देखेंगे कि इसे क्यों इसरो का बाहुबली कहा जाता है, ऐसी क्या क्या विशेषताएं हैं जीएसएलवी में। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आरएलवी की, अर्थात रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स क्या होते हैं। और दोस्तों, कुछ छात्रों ने पूछा था कि सर क्रायोजेनिक्स पढ़ाइए, तो उसी पर हम लेकर आए हैं आज क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं क्रायोजेनिक इंजन में जो यूपीएससी पूछता रहता है, आखिर इसकी क्या तकनीक है जिस पर क्रायोजेनिक्स वर्क करता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप हमारे पहले लेक्चर्स भी देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आखिर पीएसएलवी क्या है और किस किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम हमारे प्रक्षेपण यान की सीरीज में अब चतुर्थ पीढ़ी में आ चुके हैं। और उसमें ही हम पढ़ने वाले हैं जीएसएलवी, जिसे कहते हैं इसरो का बाहुबली। तो आगे चलने से पहले दोस्तों, आपकी एक संपूर्ण और उपयुक्त तैयारी के लिए हम आपके लिए वीकली टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन पर। इसमें आपके अगर वीकली टेस्ट देंगे और अपनी तैयारी को निरंतर देखते रहेंगे कि वह किस प्रकार से चल रही है, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और इसी मॉडल पर हम आपके लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजव्यवस्था की महत्वपूर्ण कोर्सेज के साथ साथ आपको समसामयिकी का भी पूर्ण रूप से अध्ययन करवाया जाएगा। हमारे इस प्लस कोर्स पर आपको एक समुचित प्रकार की और उपयुक्त रणनीति के साथ तैयारी करवाई जाएगी, क्योंकि हमारे इस प्लस सब्सक्रिप्शन पर डेली 30 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस हो रही हैं, जहां पर आपको 65 प्लस टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं और हर विषय के 3 से ज्यादा एजुकेटर्स हैं जो आपको पढ़वाएंगे। और इसकी जो मंथली सब्सक्रिप्शन फीस है ना दोस्तों, वह है 7,000 रुपए पर मंथ। परंतु यह है सिविल सेवा परीक्षा, और यहां पर तैयारी की जरूरत है 10 से 15 महीने की संपूर्ण तैयारी। तो मैं कहूंगा कि आप हमारे सालाना के सब्सक्रिप्शन को लीजिए, क्योंकि यहां पर आपकी फीस क्या हो जाएगी, मात्र 2900 रुपए पर मंथ। और हम आपकी प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक आपसे विधिवत रूप से जुड़े रहेंगे और आपको मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। तो इसी हिसाब से अगर सालाना सब्सक्रिप्शन की फीस देखें तो वह दोस्तों होगी मात्र 35,000 रुपए, जो कि किसी भी ऑफलाइन कोर्स की फीस जो कि 1.5 से 2 लाख रुपए है मुखर्जी नगर दिल्ली में, उसकी तुलना में बहुत ही कम है। और इसमें भी आपके लिए एक विशेष ऑफर है, एक विशेष छूट है, और वह है कि अगर आप हमारे इस रेफरल कोड एसएस लाइव को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप एसएस लाइव को अगर अप्लाई करेंगे तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, 10% का। और अगर आपको 10% का डिस्काउंट मिला इस एसएस लाइव को लिखकर अप्लाई करने के बाद, तो आपकी फीस मात्र रह जाती है 31,500। अब दोस्तों देखिए, तुलना कीजिए विभिन्न सौदों से, विभिन्न मॉडलों से, विभिन्न कोचिंगों से। मुझे नहीं लगता इससे सस्ते में और इससे अच्छी तैयारी आपको कहीं पे भी मिल सकती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमसे व्यक्तिगत रूप से जुड़िए। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, उससे पहले हम बात करेंगे हमारे ब्रीफ इंट्रोडक्शन की। आप यहां देख सकते हैं हमारे अध्यापन का अनुभव, और हमारे द्वारा कई बार मेंस और प्रीलिम्स परीक्षाएं पास करने के बाद साक्षात्कार में उत्तीर्ण हम हो चुके हैं, और आरएएस जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम भी हमने पास किए हैं। यह तो था हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब आप पहले पढ़ चुके हैं हमसे कि प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी और तृतीय पीढ़ी में किस प्रकार हमने एसएलवी के बारे में पढ़ा, एएसएलवी के बारे में पढ़ा, और फिर पीएसएलवी के बारे में पढ़ने के बाद आज हम पहुंच चुके हैं प्रक्षेपण यान की इस सीरीज के चतुर्थ पीढ़ी में, जिसमें हमारा सामना हो रहा है जीएसएलवी से। जीएसएलवी अर्थात क्या है दोस्तों, भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इसरो का बाहुबली, क्योंकि यह है सबसे शक्तिशाली क्या है, प्रक्षेपण यान। अब इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी विशेषता है इसके प्रणोदक क्या था दोस्तों, इसके ईंधन क्या है, इसके ईंधन है
ठोस प्रकार के भी, द्रव्य प्रकार के भी और गैस प्रकार के भी। जबकि पीएसएलवी में क्या था, पीएसएलवी ठोस और द्रव प्रकार के ही ईंधनों को प्रयोग में लाता था। परंतु अब जीएसएलवी भैया जो कि बाहुबली हैं इसरो के, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने गैस ईंधन भी यूज में लाया है। अगर तीनों प्रकार के प्रोपेलेंट अर्थात प्रणोदकों का यूज करेंगे तभी तो भारी से भारी चीज को उठा पाएंगे, और इसीलिए तो इनको कहा जाता है बाहुबली ऑफ इसरो। तो यह हो गई इसकी मुख्य विशेषता जिसे आप सभी को ध्यान में रखना है। और अगर हम इसकी चरणों की बात करें तो यह जो प्रक्षेपण यान है ना, वह सिर्फ 3 चरणों में ही बाहुबली बन सकता है। जबकि पीएसएलवी में क्या थे, 4 चरण थे, फिर भी वह क्या बन पाया, वर्क हॉर्स ही बन पाया। अब 3 चरणों में ही इसने गैस प्रणोदकों को भी प्रयोग में लाया, तो यह क्या कहलाया, इसरो का बाहुबली। तो कितने चरण हैं, 3 चरण, 3 फेजेस के अंदर यह प्रक्षेपण यान बनाए जाते हैं। अगली विशेषता है इसकी कि अगर हम भूस्थैतिक कक्षा के अंदर उपग्रहों को लेके जाएं तो यह 2500 किलोग्राम तक का भार उठा सकते हैं। और अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी की निचली कक्षा की, लो अर्थ ऑर्बिट की, तो यह 5000 किलोमीटर तक का भी भार उठा सकते हैं। अब आप तुलना कीजिए, जब हमने एसएलवी पढ़ा था, एएसएलवी पढ़ा था, तो वह क्या कर रहे थे, एएसएलवी तो सिर्फ 40 किलोग्राम को ले जाने में सक्षम था और एएसएलवी 150 किलोग्राम को। पर अब इन सबसे बहुत आगे निकल चुका है बाहुबली। बाहुबली ने क्या किया, भूस्थैतिक कक्षा जो जियो ट्रांसफर ऑर्बिट है, जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, उसमें तो हम क्या कर सकते हैं, 2500 किलोग्राम तक को ले जा सकते हैं। और जो लो अर्थ ऑर्बिट है, जो पृथ्वी की निचली कक्षा है, उसमें 5000 किलोग्राम तक के पेलोड अर्थात उपग्रहों को स्थापित करने में सक्षम है जीएसएलवी। इसीलिए यह है बाहुबली। क्योंकि तुलना कीजिए, कहां एएसएलवी का 150 किलोग्राम और कहां 5000 किलोग्राम। और यह 3 श्रेणियों में पाया जाता है, जिसकी पहली श्रेणी है जीएसएलवी 1A और दूसरी श्रेणी है जीएसएलवी 1B। और जो महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं वह है जीएसएलवी मार्क 1 और जीएसएलवी मार्क 2, जीएसएलवी मार्क 3। जीएसएलवी मार्क 3 की कुछ विशेषताएं हम आगे इसी लेक्चर में देखेंगे। और इसकी अगर हम अगली विशेषता में जाते हैं तो जैसा कि आपको ऊपर के विशेषता से पता लग ही गया होगा कि यह लो अर्थ ऑर्बिट से लेकर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक उपग्रहों को स्थापित करने में पूर्णतः सक्षम है। क्योंकि यह क्या करता है, 2500 किलोग्राम तक के भी उपग्रह ले जा सकता है भूस्थैतिक कक्षा में। इसीलिए इसकी अगली विशेषता क्या हुई कि यह निम्न कक्षा से लेकर भूस्थैतिक कक्षा तक उपग्रहों को स्थापित करने में सक्षम है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके पीछे पड़ा है हमारा यूपीएससी, वह है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग। इसमें क्या हुआ है, क्रायोजेनिक इंजन। और यह इंजन क्यों महत्वपूर्ण है और इसने ऐसा आखिर क्या किया जो हमको मिला, बाहुबली। बाहुबली मतलब जीएसएलवी, जिसने हमारे इसरो का नाम वैश्विक स्तर पर बहुत आगे पहुंचा दिया। तो ऐसा क्या है इस क्रायोजेनिक इंजन में और क्या होती है क्रायोजेनिक जिस पर यह आधारित है यह इंजन, उन सभी की हम चर्चा करेंगे कुछ समय बाद। उससे पहले हम बात करते हैं हमारे बाहुबली की, जीएसएलवी की, इसके चरणों की, कि कौन सा चरण क्या काम करता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे जो बाहुबली का पहला चरण है ना दोस्तों, उससे पहले आते हैं स्ट्रैप ऑन मोटर्स, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो मोटर्स होंगी वो क्या करेंगी, सबसे पहले हमारे इस प्रक्षेपण यान को थ्रस्ट देंगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ना, जिसमें यूपीएससी आपसे कथन पूछता है, वह होगा कि इसमें प्रयोग हुआ है विकास इंजन का। अब याद कीजिए हमारी पिछली कक्षा जिसमें मैंने आपको बताया था कि विकास इंजन क्या है, इनमें कौन से ईंधन प्रयोग में आते हैं। तो याद रखिएगा जो स्ट्रैप ऑन मोटर्स होती हैं,
किसकी? जीएसएलवी की स्ट्रैप ऑन मोटर्स में थ्रस्ट के लिए, प्रक्षेपण यान को ऊपर उठाने के लिए विकास इंजन का प्रयोग किया जाता है। और विकास इंजन में कौन कौन से द्रव प्रणोदक यूज होते थे दोस्तों? याद करो, यूडीएमएच और N2O4 अर्थात अनसिमेट्रिकल डाई मैथिल हाइड्रोजन और आपके नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, इनकी हम बात आगे भी करेंगे और स्पष्ट रूप से लिखेंगे। पर आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो स्ट्रैप ऑन मोटर्स होती हैं उनमें क्या होता है? विकास इंजन, जो 1990 के दशक में भारत ने बनाया था, इसरो ने बनाया था। तो यह तो हो गई सबसे बेसिक बात। फिर आता है पहला चरण हमारे बाहुबली का, जीएसएलवी का। तो जो प्रथम चरण होगा ना दोस्तों, इस प्रथम चरण में क्या होगा? रॉकेट को आगे बढ़ाने के लिए क्या यूज आएंगे? ठोस प्रणोदक। ठोस प्रणोदक में हमारा पीएसएलवी का ठोस प्रणोदक क्या था दोस्तों? HTPB, हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पेंटा या पॉली ब्यूटाडाइन। इस प्रणोदक को क्या, कौन सा प्रणोदक है दोस्तों? यह है आपका ठोस अर्थात सॉलिड प्रोपेलेंट। ये क्या करेगा? आपके जीएसएलवी को और ऊपर उठाएगा और गति प्रदान करेगा। यही काम है हमारे प्रथम चरण का, जिसमें यूज होता है एसटीबीपी अर्थात हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। फिर आता है हमारा दूसरा चरण। दूसरे चरण में क्या होगा दोस्तों? इसमें भी वही महत्वपूर्ण बात है कि दूसरे चरण में अर्थात हमारा जो सेकंड चरण होगा ना, उसमें भी हम प्रयोग में लाते हैं विकास इंजन। कौन सा इंजन दोस्तों? विकास इंजन। और विकास इंजन में क्या प्रयोग हो रहा था? यूडीएमएच और N2O4। याद रखिएगा, कौन सा? यूडीएमएच और N2O4। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, अगर आपको इतना याद भी ना हो तो कम से कम एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कथन में आपको सब कुछ लिख कर देगा यूपीएससी। अगर हल्का सा भी आपको माइंड में याद होगा या कोई धुंधली याद भी होगी तो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो इसमें भी क्या यूज हो रहा है आपका? वही विकास इंजन जो 1990 के दशक में बनाया गया था। यह इसको और ज्यादा ऊपर उठाएगा और ज्यादा आगे बढ़ने की लिए प्रॉपर गति देगा। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा विशेषता भरा हुआ चरण, तृतीय चरण। इस चरण में क्या है दोस्तों? कौन सा चरण है यह? थर्ड चरण। इस चरण में आपके यूज आते हैं महत्वपूर्ण क्रायोजेनिक इंजन। और क्रायोजेनिक इंजन में क्या भरा होता है आपके? आगे हम देखेंगे द्रव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये होते हैं इसके ईंधन और यही देते हैं इसको सबसे बड़ा थ्रस्ट। यही इसको हिम्मत देते हैं ताकि यह बहुत भारी भारी उपग्रहों को ले जाकर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित कर पाता है। और यही है इसका सबसे महत्वपूर्ण चरण, जिसमें क्या होता है? द्रव्य हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहीं पर होती है आपकी क्रायोजेनिक्स, यहीं पर होता है आपके क्रायोजेनिक इंजन। और इसकी विस्तृत चर्चा आगे हम करने जा रहे हैं। तो अभी एक संक्षिप्त में हमने समझा कि कौन सा चरण क्या क्या काम करता है। अब यूपीएससी का कथन किस प्रकार बनेगा दोस्तों? यूपीएससी आपको कथन ऐसे दे सकता है कि मान लीजिए सही कथन का चयन कीजिए और आपसे पूछा जाए कि जीएसएलवी में केवल सेकंड चरण में ही क्या होता है? विकास इंजन प्रयोग में लाया जाता है। तो क्या यह कथन सही होगा? बिल्कुल गलत होगा दोस्तों, क्योंकि जीएसएलवी में केवल वर्ड नहीं आ सकता कि जीएसएलवी में केवल सेकंड चरण में विकास इंजन यूज नहीं आता, क्योंकि यह स्ट्रैप ऑन मोटर्स में भी यूज आता है। 2 बार हमने विकास इंजन का यूज किया है जीएसएलवी में, एक स्ट्रैप ऑन मोटर्स में और दूसरा द्वितीय चरण में। तो अगर केवल वर्ड आ जाए कि केवल एक बार ही हम विकास इंजन यूज कर रहे हैं तो यह सर्वथा गलत होगा। तो इसी प्रकार से घुमाएगा यूपीएससी आपको, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो दोस्तों खींच लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।
अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें हम बात करेंगे कौन कौन से प्रणोदक यूज किए गए थे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्ट्रैप ऑन मोटर्स में क्या होता है, विकास इंजन, और विकास इंजन के प्रणोदक क्या हैं, यूडीएमएच और N2O4, क्योंकि इसी की बात हमने की थी किसमें, पीएसएलवी में, जहां जहां विकास इंजन वहां वहां यूडीएमएच और N2O4। आपके यूडीएमएच क्या था दोस्तों, एक बार मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं, यह है आपका अनसिमेट्रिकल, ये है अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजीन। क्या है दोस्तों, फिर याद कीजिए, देखो बार बार मैं आपको यहीं पर याद करवा दूंगा, आप बार बार इनको दोहराइए मेरे साथ साथ। क्या है, अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजीन, और दूसरा क्या है, N2O4। N2O4 को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। फिर बोलिए, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। अगर आपने 5-10 बार भी बोल लिया ना तो आपको यही याद हो जाएगा, आपको बार बार इसे रटने की आवश्यकता नहीं होगी। और फिर आगे बढ़ते हैं, तो फर्स्ट स्टेज में क्या यूज आ रहा है हमारा, HTBP। क्या बताई थी मैंने पिछले लेक्चर में आपको फुल फॉर्म HTBP की, हाइड्रोजन टेट्रा पेंटा ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन टेट्रा पॉलीऑक्साइड। हाइड्रोजन टेट्रा, सॉरी टेट्रा नहीं, टर्मिनेटेड, क्योंकि यह है क्या है, टर्मिनेटेड यूज होता है यहाँ पे वर्ड, क्योंकि यहाँ पे कोई 4 की गिनती नहीं है तो टेट्रा नहीं हो सकता, इसीलिए क्या होगा, हाइड्रोजन टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। फिर एक बार दोहराइए, क्या है HTBP, हाइड्रोजन टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। और जो अगला स्टेज है, जो सेकंड स्टेज है, उसमें भी आपके क्या यूज हो रहा है, UDMH और N2O4, अर्थात वही अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोक्सीन और नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। फिर थर्ड स्टेज में आपके यूज होता है द्रव ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। क्या है यह, द्रव ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसे याद रखिएगा कि द्रव ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या यूज होगा, इसमें थर्ड स्टेज में यूज होगा। तो अगर आप इन सभी प्रणोदकों की प्रकृति देखें तो ये क्या है, गैस। तो गैस और लिक्विड चीजों को, गैस, लिक्विड और ठोस तीनों चीजें इसमें क्या है, मिली हुई हैं, इसीलिए इसके प्रणोदक क्या होते हैं, ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं और गैस भी होते हैं। अब आगे बढ़कर हम देखते हैं कि कौन कौन से रिसेंटली प्रक्षेपण किए गए हैं GSLV से। तो हम पाते हैं कि सबसे जो रिसेंटली प्रक्षेपण है वह GSAT-7A का हुआ था। कब हुआ था, 2018 में दिसंबर में। बस आपको इतना सा ही ध्यान रखना है कि लेटेस्ट जो सीरीज चल रही है वह GSLV F11, GSAT-7A चली थी, फिर 7 जो GSAT-6A है वह GSLV F08 से छोड़ा गया था। और जो UPSC कथन कारण बनाएगा तो वो पूछेगा आपसे सफल परीक्षण नहीं, वह डाल देगा एक कथन में जो असफल परीक्षण है। तो हमें पता होना चाहिए GSLV F06 और जिसमें GSAT-5P को ले जाया गया था वह असफल हो गया था। कब, 2010 में। और इसी प्रकार से GSLV D3 भी असफल हुआ था जिसमें GSAT-4 को ले जाया गया था। और आपका GSLV F02 जिसमें INSAT-4C को ले जाया गया था वह 2006 में असफल हुआ था। और ये तीनों की तीनों असफलता किसके द्वारा की गई थी, GSLV Mark II के द्वारा। यानी बाहुबली भी कभी कभी फेल हो सकता है और वह रिसेंटली 3 बार फेल हुआ। कब कब, GSLV F06 में, GSLV D3 में और GSLV F02 में। बस आपको अगर इतना सा अनुमान है तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता।
तो दोस्तों ये तो बात कर ली हमने जीएसएलवी की बेसिक। अब हम उसके एक वर्जन की कुछ विशेषताएं भी देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जीएसएलवी मार्क सेकंड वर्ड लिखकर आपसे कुछ विशेषताओं के आधार पर कुछ कथन कारण पूछ लिए जाएं। तो आप यहां देख सकते हैं, यह है हमारा बाहुबली का सबसे उन्नत वर्जन, और वो कौन है? जीएसएलवी मार्क थर्ड। यानी कि बाहुबली के बाद में कौन आया था? अमरेंद्र बाहुबली के बाद में उसका बेटा, और उसके बाद में अगर कोई तीसरी मूवी बनेगी कोई उसका भी उन्नत वर्जन आएगा। तो उसी प्रकार से यह है जीएसएलवी मार्क थर्ड। इसमें भी वही बात है जो मैंने आपको वहां कहा, इसमें भी क्या होगा? ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार के प्रणोदक होंगे, 3 चरणों में होंगे। अब जो याद रखने वाली बात है वह यह है कि बाहुबली हर जनरेशन के बाद में और ज़्यादा पावरफुल होगा। तो जो हमारे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, भूस्थैतिक कक्षा है, उसमें यह 4000 किलोग्राम तक के भार को ले जाने में है सक्षम। जबकि जो हमारा जीएसएलवी था, अमरेंद्र बाहुबली था, जो पहली जनरेशन का बाहुबली था, वह सिर्फ 2500 किलोग्राम को ले जाने में सक्षम था। और जो थर्ड जनरेशन का बाहुबली आया, उसने कहा मैं तो 4000 किलोग्राम को उठा के ले जाऊंगा भूस्थैतिक कक्षा में। और अगर आप कहोगे कि जो यह नया बाहुबली है वह 8000 किलोग्राम तक भी उठा सकता है, कहाँ? हमें पृथ्वी की निचली कक्षा में। तो अब देखिए बाहुबली कितना ज़्यादा उन्नत होता जा रहा है अपने एक के बाद एक नई पीढ़ी में। तो जो हमारा जीएसएलवी मार्क 3 है वह भूस्थैतिक कक्षा में 4000 किलोमीटर तक 4000 किलोग्राम तक के पेलोड अर्थात उपग्रह ले जाने में सक्षम है, और पृथ्वी की निचली कक्षा अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट में 8000 किलोग्राम तक के क्या ले जा सकता है? उपग्रह ले जा सकता है। और इसमें जो हम यूज करेंगे वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंजन होगा, तभी तो यह इतना भारी भारी चीजों को ले जा सकता है। और इस चीज को ध्यान रखिए, इसमें 2 चरणों में क्या हो रहा है? 2 विकास इंजन यूज आ रहे हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। विकास इंजनों में क्या होता है? द्रव प्रणोदक यूज होता है। कौन कौन से होते हैं? UDMH और N2O4। तो ये बात हो गई जीएसएलवी मार्क थर्ड की। इन विशेषताओं को ध्यान रखिए और एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब दोस्तों हम आगे बढ़कर देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, और वह है क्रायोजेनिक इंजन। इसमें हम देखेंगे कि जो क्रायोजेनिक इंजन है वह किस प्रकार से कार्य करते हैं, ऐसी क्या क्या विशेषताएं हैं क्रायोजेनिक इंजन्स की जो इसको बहुत महत्वपूर्ण बनाती हैं, जिसके पीछे यूपीएससी पड़ी हुई है। क्योंकि इससे पहले 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं और हो सकता है कि आगे भी यह पूछा जाए। बस 1-2 स्टेप आगे बढ़कर आपसे कोई और अंदर की बात पूछ सकती हैं, क्योंकि यूपीएससी यही करता है, जो उसका फेवरेट टॉपिक होता है उसमें जितना अभी तक पूछा गया है उससे जस्ट एक कदम आगे की आधारभूत चीज पूछेगा। अगर आपको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे। तो दोस्तों जो आपका क्रायोजेनिक इंजन है ना, उसी का हिंदी में नाम है तुषारजनिक रॉकेट इंजन। क्योंकि आपको हिंदी के नाम भी ढंग से पता होने चाहिए, क्योंकि हिंदी माध्यम की समस्या क्या है, यूपीएससी बहुत शुद्ध हिंदी में प्रश्न पूछ लेता है और स्टूडेंट्स को पता तो सब कुछ होता है पर वह शुद्ध हिंदी नहीं जानता तो हल नहीं कर पाता। इसीलिए जो भी काम करे पूरा का पूरा प्योर करे, परफेक्ट करे, शुद्ध करे। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि क्रायोजेनिक इंजन को ही तुषारजनिक रॉकेट इंजन कहते हैं। इसकी पहली और हम बात करेंगे आगे कि क्रायोजेनिक्स क्या होती है, किस प्रकार से कार्य करती है। उससे पहले हम जानते हैं क्रायोजेनिक इंजन की कुछ विशेषताएं, क्योंकि यह आप में क्या करनी चाहिए, जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए। फिर हम उस जिज्ञासा को सुलझाएंगे। तो यह क्या होगी, निम्न ताप आधारित प्रौद्योगिकी होगी। देखो दोस्तों महत्वपूर्ण बात है, अंडरलाइन कर लो, याद रख लो कि क्रायोजेनिक्स, क्रायो वर्ड क्या होता है, निम्न ताप के लिए यूज होता है। यह आपको बताएगा क्रायो का मतलब क्या होता है साइंस में, प्रौद्योगिकी में निम्न ताप। निम्न ताप भी कितना निम्न ताप,
अत्यधिक निम्न ताप, अत्यधिक निम्न ताप पर आधारित है यह पूरी प्रौद्योगिकी, इसीलिए इसका नाम दिया गया है क्रायोजेनिक, अर्थात क्रायो से जन्मी हुई, अर्थात इस ठंडी अवस्था से जन्मी हुई, अत्यधिक निम्न ताप से जन्मी हुई प्रौद्योगिकी, क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी। इसमें क्या यूज आता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको कहीं पर भी अपने मन मस्तिष्क में बिल्कुल कंठस्थ कर लें कि इसका जो ईंधन होता है उसमें द्रव ऑक्सीजन और द्रव हाइड्रोजन प्रयोग में लाए जाते हैं, और द्रव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने टेम्परेचर पर रहते हैं, वे रहते हैं आपके पूरे के पूरे माइनस में 183 डिग्री सेल्सियस पर, और 253 डिग्री सेल्सियस पर, वह भी नेगेटिव अर्थात माइनस पे। अब सोचिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तो आप हमारे यहाँ बर्फ जम जाती है, तो माइनस में अगर 185, 183, 253 डिग्री टेम्परेचर पर कोई चीज रहेगी तो वह कितना ज्यादा निम्न ताप होगी, और इसी की वजह से क्या कहते हैं इसको, क्रायोजेनिक अर्थात निम्न ताप आधारित प्रौद्योगिकी, क्योंकि इसमें टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा निम्न ताप पर रहता है ईंधन का, और ईंधन क्या होते हैं, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन, जैसा कि हमने देखा हमारे बाहुबली जीएसएलवी के तृतीय चरण में प्रयोग में ला रहा था। अब देखिए आखिर यह यूज क्यों किए जाते हैं दोस्तों, जो आपका क्रायोजेनिक इंजन होता है ना, उसमें जो क्रायोजेनिक प्रणोदक हैं अर्थात द्रव ऑक्सीजन और द्रव हाइड्रोजन, इनके साथ क्या होता है, यह भूसंग्रहणीय द्रव और ठोस प्रणोदकों की तुलना में बहुत ज्यादा विशिष्ट आवेग देते हैं। क्या देते हैं, ज्यादा थ्रस्ट देते हैं, ज्यादा इंपल्स देते हैं, ज्यादा आवेश देते हैं, ज्यादा आवेग देते हैं। अर्थात जो आपके ठोस प्रणोदक जैसे कि एसटीपीबी था, और आपके जो द्रव प्रणोदक थे जैसे यूडीएमएच वगैरह, उन सभी की तुलना में कई गुना ज्यादा आवेग प्रदान करता है, थ्रस्ट प्रदान करती है यह इंजन, इसीलिए तो लगाया गया है बाहुबली में, और इसीलिए बाहुबली निम्न कक्षा तक तो 8-8 हजार किलोमीटर तक की उपग्रह ले जाने में सक्षम है। यही है इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, जिसे हमें बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है दोस्तों, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए इस वाली तकनीक में। एक बार से फिर दोहराते हैं, इसके डायग्राम को बिल्कुल देख लीजिए, इस तरीके से जादू की टोपी जैसा है यह क्रायोजेनिक इंजन, इसीलिए जादू दिखाता है यह। इसमें क्या होता है, यहाँ आपके द्रव प्रणोदक भरे रहते हैं, कौन कौन से, द्रव ऑक्सीजन और द्रव हाइड्रोजन। वो क्या करते हैं, इसको कई गुना ज्यादा आवेग प्रदान करते हैं, थ्रस्ट प्रदान करते हैं, और यह क्या रहते हैं, एक बार फिर याद कीजिए, कितने डिग्री सेल्सियस पर, -183 डिग्री सेल्सियस, -183 डिग्री सेल्सियस पर क्या रहता है, द्रव ऑक्सीजन, और जो द्रव हाइड्रोजन रहता है वह -253 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। इतना ज्यादा ठंडा रहता है, तब कहीं जाके वह कई गुना ज्यादा आवेग दे सकता है। दोस्तों सोचिए, इतना ठंडा होने के बावजूद भी कितना भयानक और कितना गर्म काम करने में सक्षम है क्रायोजेनिक इंजन, इसीलिए यह चर्चा का विषय है और यूपीएससी का पसंदीदा टॉपिक भी। तो ये तो हो गई इसकी प्रमुख विशेषताएं और प्रमुख कार्य। अब खींच सकते हैं आप इसका एक स्क्रीनशॉट। अब दोस्तों हम बात करेंगे क्रायोजेनिक्स की, कि आखिर क्या प्रणाली है, क्या बला है क्रायोजेनिक्स जिसके पीछे सब पड़े हैं। तो क्या है मेन वर्ड दोस्तों, क्रायोजेनिक्स। कौन सी जेनिक्स, क्रायोजेनिक, और इससे जो उत्पन्न क्रायोजेनिक्स, और इससे जो बना इंजन वह क्या है, क्रायोजेनिक इंजन।
तो सबसे पहले क्या वर्ड आया आपका? क्रायो, जो मैंने आपको बताया था। क्रायो का मतलब क्या होता है? निम्न ताप, जिस पर क्या रहेंगे? इसके ईंधन रहेंगे। और ईंधन कौन कौन से हैं दोस्तों? ईंधन है आपके द्रव ऑक्सीजन और द्रव हाइड्रोजन। पहला तो ईंधन यह है द्रव ऑक्सीजन। कितने डिग्री सेल्सियस पर रहता था दोस्तों? यह रहता है 183 डिग्री सेल्सियस पर, इतने निम्न ताप पर। दूसरा है द्रव हाइड्रोजन। द्रव हाइड्रोजन कितने टेम्परेचर पर रहता है दोस्तों? यह रहता है आपके -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अर्थात 253 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लगभग 250 नेगेटिव के तापमान पर। ये तो हैं दो इसके ईंधन। अब दोस्तों मैंने आपको पीएसएलवी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी, किसकी? ऑक्सीकारक की। तो इनमें से एक क्या होगा? ऑक्सीकारक, और दूसरा क्या होगा? ईंधन। तो इनमें से कौन है ऑक्सीकारक? ऑक्सीकारक होगा ऑक्सीजन वाला आदमी। तो ऑक्सीजन वाला आदमी कौन दिख रहा है आपको? द्रव ऑक्सीजन। तो क्या ये क्या है अपना? ऑक्सीकारक। और मैंने आपको कल बताया था कि ऑक्सीकारक क्या करता है? जलाता है। सबसे खतरनाक होते हैं ऑक्सीकारक, और ऑक्सीकारक क्या होते हैं? जलाते हैं। किसको जलाएंगे? ईंधन को जलाएंगे। बेहतरीन तरीके से जलाएंगे और पूरी तरीके से जलाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे ईंधन का। और हमारा जो ईंधन होगा वह होता है क्या? वह है आपका द्रव हाइड्रोजन। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन दोनों में से ऑक्सीकारक कौन है? द्रव ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन क्या है? द्रव ईंधन। तो यह क्या करता है? कुछ भी नहीं छोड़ता, हाइड्रोजन का एक एक पार्ट जला देता है। तो इसमें अगर यूपीएससी आपसे पूछे, उदाहरण के तौर पर एक कथन ऐसा दे आपको यूपीएससी कि जो क्रायोजेनिक्स है उसमें जो द्रव हाइड्रोजन है वह ऑक्सीकारक का कार्य करता है, और द्रव्य ऑक्सीजन जो है वह क्या कार्य करता है? ईंधन का। तो क्या यह कथन सही होगा? दोस्तों बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि द्रव ऑक्सीजन है ऑक्सीकारक, ना कि द्रव हाइड्रोजन। और द्रव हाइड्रोजन क्या है? ईंधन। तो इसीलिए अंडरलाइन करके एक एक ऑप्शन को आप ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी आपके पूरे मार्क्स आएंगे। नहीं तो चीजें आपको पता होते हुए भी आप नेगेटिव मार्क्स लाएंगे, और नॉलेज के बावजूद भी सिर्फ एक कंसंट्रेशन की वजह से, क्वेश्चन को सही टैकल करने की रणनीति की वजह से आप पिछड़ सकते हैं। और यही कारण है बहुत से हिंदी मीडियम माध्यम के छात्रों के असफल होने का, कि ऑप्शन ढंग से पढ़ें और ढंग से समझें। तो एक बार फिर याद करते हैं, द्रव ऑक्सीजन क्या है? आपका ऑक्सीकारक, जो क्या करता है? ईंधन को जलाता है, सही तरीके से जलाता है, उन्नत तरीके से जलाता है। उसी की वजह से आपका जो ईंधन है अर्थात द्रव हाइड्रोजन जल पाता है। तो यह तो बात हो गई क्रायोजेनिक्स की। इसमें हम यूज करते हैं ऐसा भयानक कॉम्बिनेशन, इतना विद्वान कॉम्बिनेशन, इतना उपयुक्त कॉम्बिनेशन, ताकि हम ढंग से पूरा ईंधन यूज कर पाएं। और यह जो ईंधन होता है ना, वह ठोस और द्रव प्रणोदकों की तुलना में 1.5 से 2 गुना, कई बार तो 3 गुना ज्यादा आवेग देता है। अब सोचिए, कोई रॉकेट अगर 2000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा हो, तो वह इस ईंधन को डालते ही कम से कम 4-5 हजार किलोमीटर या 8000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाने से सक्षम होगा। इसीलिए है आपके फेमस क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स अर्थात निम्न ताप पर कार्य करने वाली प्रौद्योगिकी। और कौन कौन से प्रौद्योगिकी के प्रणोदक हैं, कौन कौन से ईंधन हैं? वह हैं द्रव ऑक्सीजन और द्रव्य हाइड्रोजन। और इनमें से ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीकारक, और द्रव्य हाइड्रोजन क्या है? ईंधन।
तो दोस्तों इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम अब बात करते हैं कुछ कठिनाइयों की, कुछ बाधाओं की। मैंने आपसे कहा था कि क्या है, GSLV बाहुबली में तीनों प्रणोदक होते हैं, ठोस भी, द्रव्य भी और गैस भी। अब सोचिए, जहां स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगे हुए हैं, प्रथम चरण है जहां ठोस प्रणोदक है, फिर उसके बाद में द्रव्य प्रणोदक है और फिर गैस प्रणोदक है। तो एक ही जगह में एक तो इतनी गर्म चीज है और दूसरी -250 डिग्री सेंटीग्रेड वाली ठंडी चीज है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हमें प्रयोग में लाएं जिससे क्या हो कि सभी सारी चीजें सही तापमान पर रह पाएं। यह सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे बाहुबली का, क्योंकि हमें क्या करना है, एक तो बहुत गर्म चीज को भी रखना है, STBP और ठोस प्रणोदक जो कि नीचे जल रहे हैं, और ऊपर आपके यह क्रायोजेनिक इंजन में -250 डिग्री सेंटीग्रेड वाली चीजें बची हुई हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को संभाल कर उपयुक्त रूप से उपयोग कर पाना, हर स्टेज को ख़त्म होने के बाद निकालना और फिर उसके बाद में अगली स्टेज को चालू करना, विकास इंजन का सही समायोजन कर पाना, वह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद ऐसी ही कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हमारा चंद्रयान 2 मिशन रोक दिया गया है। जब यह तकनीकी खामियां सही तरीके से सुधर जाएंगी फिर हम अपना भेजेंगे चंद्रयान 2। तो यह इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि आखिर सारी चीज़ें किस प्रकार से काम करें और सही तरीके से कार्य कर पाएँ, सही फंक्शन कर पाएँ, सही टाइम कर पाएँ। दोस्तों इसमें एक एक मिली सेकेंड का बहुत बड़ा महत्व है। यह कोई आसान चीज़ नहीं है, परंतु फिर भी हमारे इसरो ने सारे प्रक्षेपण सही तरीके से कर वैश्विक पटल पर हमारा नाम गुंजा दिया है। तो आप समझ ही गए होंगे कि क्रायोजेनिक्स क्या है और यह किस प्रकार से कार्य करती है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ने पर अब चर्चा करेंगे आप सभी के साथ में कि ऐसी कौन कौन सी प्रौद्योगिकी हैं, ऐसी कौन कौन सी नई प्रौद्योगिकी आई हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये भी था कि नई प्रौद्योगिकी कौन सी हैं, उनकी भी हमें चर्चा करनी है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाली प्रौद्योगिकी बन सकती है आपके पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान, अर्थात रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसका तकनीकी प्रदर्शक मॉडल हमने बना लिया है, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर हमने बना लिया है, जिसे जैसे कि इसके नाम से ही क्या हो रहा है, विदित हो रहा है कि यह क्या है, पुनः प्रयोज्य, बार बार यूज में आने वाली प्रक्षेपण यान है। अर्थात यह ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसमें हम एक ही प्रक्षेपण यान को बार बार काम में ले सकते हैं। उसके अंदर जो भी प्रयोग हैं उसमें हमने सफलता प्राप्त कर ली है। अब हम पढ़ेंगे कि जो रीयूजेबल हम आपका लॉन्च व्हीकल है वह किस प्रकार कार्य करता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि प्रक्षेपण यान बनाने में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम कोई ऐसा प्रक्षेपण यान बना लें जिसे बार बार यूज़ कर सके तो सोचिए खर्चा कितना कम हो जाएगा। उसी को सुधारने के लिए जो प्रौद्योगिकी आई है वह है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान, जिसकी सबसे पहली विशेषता आपके सामने है और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भी है, जिस पर सब कुछ टिका हुआ है, वह यह है कि इसमें सिर्फ प्रक्षेपण यान होता ही नहीं है, इसमें प्रक्षेपण यान के साथ साथ एयरक्राफ्ट भी होता है। एयरक्राफ्ट क्या होता है और किस प्रकार से कार्य करता है उसकी चर्चा हम करेंगे। अभी आप इतना सा समझ लीजिए कि इसमें सिर्फ प्रक्षेपण यान नहीं है, इसमें एयरक्राफ्ट भी जुड़ा हुआ है। बोले तो एक पैकेट में डबल धमाका है यह, इसीलिए प्रक्षेपण यान के साथ साथ एयरक्राफ्ट भी है। अब कुछ तो हमने नया किया होगा ना दोस्तों, जिसी की वजह से यह बार बार यूज आ सकता है, रीयूजेबल है, पुनः प्रयोज्य है। तो उसी की विशेषता में है कि इसमें विशेष संरचना के पंख होते हैं और इसके निर्माण हेतु अति पराध्वनिक स्वतः लैंडिंग और शक्तिशाली क्रूज मिसाइलों आदि का प्रयोग किया जाता है। अति पराध्वनिक अर्थात सुपरसोनिक,
स्वतः लैंडिंग अर्थात सेल्फ लैंडिंग, और बहुत ही शक्तिशाली क्रूज फ्लाइटें यूज की जाती हैं। इन सभी तकनीकों के प्रयोग के बाद ही बन पाता है आपका पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान। सुपरसोनिक क्या होता है, इन सब की चर्चा हम मिसाइल वाले लेक्चर में करेंगे, पर अभी आप इतना ध्यान रखिए कि अति पराध्वनिक, स्वतः लैंडिंग और शक्तिशाली क्रूज फ्लाइटों जैसी तकनीकों के यूज के बाद ही बन पाता है आपका पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, क्रियाशील धरातल, एक्टिव धरातल होता है, उसी की तरह वजह से यह मार्गदर्शन प्राप्त करता है, और उन धरातलों के नाम हैं एलेवन और रडर। इन सभी धरातलों की वजह से ही यह क्रियाशील रह पाता है, और इसमें एक रडार भी होती है, क्योंकि दोस्तों इसको क्या करना होता है, अपने हिसाब से मार्गदर्शन प्रदान करना होता है। और रडार क्या सिस्टम होते हैं, किसी भी रॉकेट को, मिसाइल को, प्रक्षेपास्त्र को, प्रक्षेपण यान को एक दिशा देते हैं, बताते हैं कि कब कहाँ गिरना है, कब कहाँ से उठना है, किस दिशा में जाना है। उसी के लिए एक इसमें क्या होता है, ठोस रडार होता है। अब दोस्तों यह होंगे रीयूजेबल, तो सोचिए यह हमारे वायुमंडल को पार करके अंतरिक्ष में भी जाएंगे और फिर वापस भी आएंगे। तो वापस आने में क्या होता है, लैंडिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि वेग बहुत ज़्यादा हो जाता है और प्रक्षेपास्त्र के, प्रक्षेपण यान के जलने का खतरा रहता है। उन सभी से बचने के लिए है इसकी अगली विशेषता, वह है विशेष मिश्र धातुओं, सम्मिश्र और कुचालक पदार्थों का प्रयोग। इसमें बहुत सारी विशेष प्रकार की, स्पेशल प्रकार की मिक्स्ड मेटल्स का यूज होता है, मिश्र धातुओं का यूज होता है। वह मिक्सचर होती हैं विभिन्न धातुओं का, और कुछ कुचालक पदार्थों का भी यूज होता है, ताकि ज़्यादा हीटिंग ना हो और जो हमारा प्रक्षेपण यान है वह जलने से बच सके, तभी तो सही सलामत वापस आ पाएगा। और अगर एक बार सही सलामत वापस आ गया ना दोस्तों, तो हम इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, ताकि खर्चा कम हो। अब दोस्तों सही जगह पर वापस है, उसके लिए क्या होना चाहिए, स्वतः नेविगेशन, निर्देश और नियंत्रण, अर्थात एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जो सेल्फ रूप से काम करे, इसको दिशा निर्देश दे और इसका नियंत्रण करे। हम यहाँ बैठे बैठे अपने प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेपण यान को दिशा दे पाएँ, निर्देशन दे पाएँ, सही जगह पर कम्युनिकेट कर पाएँ, और उन्हीं सभी के लिए यूज में आता है आपका पारंपरिक ठोस रडार। रडार क्या करेगा, इसको दिशा निर्देश देगा कि आखिर भैया कहाँ जाना है, कैसे जाना है और लैंड कैसे करना है। तो ये तो बेसिक बातें हो गई किसकी, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान की, कि इसमें क्या क्या यूज होता है, कौन कौन सी तकनीक यूज होती है, और ऐसी क्या विशेषता है। जिसमें आपको फिर याद दिला दूं, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जिसपे पूरा का पूरा आधार टिका हुआ है इस RLV का, वह है आपका दो चीजों का होना, यानी एक ही पैकेट में दो धमाके होना। इसमें क्या है, प्रक्षेपण यान तो है ही, साथ साथ में एयरक्राफ्ट भी है जो इसको क्या करवाएगा, लैंडिंग करवाएगा। वह किस प्रकार से करवाएगा, उसकी चर्चा करने से पहले आप खींच सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आखिर यह काम कैसे करता है, ऐसी कौन सी तकनीक है जिसने इसको पुनः प्रयोज्य अर्थात रीयूजेबल बना दिया है, जिसने हमारा बहुत ज़्यादा पैसा बचा लिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको उदाहरण दूंगा किसका, पुराने प्रक्षेपण यानों का, फिर मैं आपको अंतर करके बताऊंगा कि किस प्रकार से यह प्रक्षेपण यान पैसा बचाएगा और लैंडिंग आसानी से करवाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि मान लीजिए ऐसा कोई प्रक्षेपण यान है जिसे हम उड़ा रहे हैं। अब यह क्या करेगा, अंतरिक्ष में जाके गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार कुछ फोर्स महसूस करेगा, और उसी की वजह से क्या होगा, यह थोड़ा सा घूम जाएगा, और घूमेगा तो किस प्रकार से आगे बढ़ेगा दोस्तों, यह देखिए आप, जो प्रक्षेपण यान होगा वह इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। और जब यह आगे बढ़ रहा है ना दोस्तों, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह कैसे आगे बढ़ेगा,
इस प्रकार से आगे बढ़ेगा, और जब यह अपना काम कर लेगा तो अगर गिरता है या क्रैश होता है तो इस प्रकार से समुद्र में गिर जाएगा। तो इस पे क्या हुआ, यहां तक तो हमने एक दिशा दे दी, इसमें हमारे पास केवल यहीं पर चीजें हम डिसाइड कर पाए थे कि कौन सी दिशा हम दे रहे हैं। आगे जाने के बाद यह गुरुत्वाकर्षण में अपनी मर्जी से जाता है। यहाँ पर क्या होता है, कोई भी नेविगेशन नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या नहीं है, कोई भी नेविगेशन नहीं है। जब आपके पास कोई भी नेविगेशन नहीं होगा तो यह अपनी मर्जी से जहां जाएगा वहां चला जाएगा। आपका इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। दोबारा देखें, यह अपने आप छोड़ने के बाद हमको इससे मतलब नहीं है कि यह किस प्रकार से गिर रहा है, और जब हम इसको संभाल ही नहीं सकते कि किस प्रकार से यह गिर रहा है तो हम कैसे इस पर नियंत्रण रखेंगे। तो यह क्या होगा, क्रैश हो जाएगा, और अगर क्रैश हो गया तो किसी काम का नहीं। हमने एक बार यूज किया मतलब खत्म, फिर दोबारा नया बनाना पड़ेगा तो बहुत खर्चा आएगा। इसी समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने क्या किया, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाया। अब देखिए, जो आपका रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होगा वह क्या करेगा, उसमें क्या क्या था दोस्तों, याद कीजिए। उसमें था प्रक्षेपण यान, और इसी के साथ साथ था आपका, याद करो, एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट क्या था, जो चीजों को उड़ाने में सक्षम है, सही तरीके से नेविगेशन प्रदान करेगा। और जैसे कि आप नॉर्मल एयरक्राफ्ट देखते हैं वह खुद ही संतुलित हो जाते हैं, कहाँ उनको लैंड करना है, कहाँ से उड़ना है, कहाँ से टेक ऑफ करना है, कहाँ लैंड करना है, सब वह निर्धारित कर सकते हैं। यही होते हैं एयरक्राफ्ट, और यही है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का एक पैकेट में डबल धमाका, कि वह प्रक्षेपण यान भी है और एयरक्राफ्ट भी। अब देखिए, हमारा जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है वह किस प्रकार से जाता है। तो यहां तक तो देखिए, इसमें क्या है, नेविगेशन है। तो दोस्तों क्या है इसके अंदर महत्वपूर्ण वाली बात, वह है नेविगेशन। इसको हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, और अगर हम इसको नियंत्रित कर पाएंगे तो हम बता पाएंगे कि यह कहाँ गिरे, कब गिरे, और अगर हमको पता चल गया कहाँ, कब और कैसे गिर रहा है तो हम इसको जलने से बचा सकते हैं। और अगर जलने से बचा लिया तो दोबारा यूज करेंगे। तो देखिए इसकी मोशन क्या कर रहा है। यहाँ तक तो यह प्रक्षेपण यान था, फिर इसने यहाँ पर एयरक्राफ्ट का काम करना चालू कर दिया, और एयरक्राफ्ट ने क्या किया, नेविगेशन लिया, और नेविगेशन लेने के बाद में उसने अपनी फ्लाइट को कंट्रोल किया, नियंत्रित किया। नियंत्रित करने के लिए नेविगेशन कौन देगा, ठोस रडार देगा। रडार क्या करेगा, दिशा बताएगा, नियंत्रण करेगा। और हमारा जो नेविगेशन के बाद में अब ये फ्लाइट वाला काम चालू हुआ है ना दोस्तों, उससे क्या होगा, हम आसानी से जब लैंडिंग करेंगे तो इसकी जो विशिष्ट धातुएं थी, विशेष प्रकार की मिश्र धातुएं थी, उसने इसको क्या किया, जलने से बचा लिया। और जलने से अगर हमने बचा लिया तो हमारी फ्लाइट और नेविगेशन की वजह से हम इसको आसानी से, देखिए, आसानी से लैंड करवा पाए। तो फिर अगर यह बच गया तो हम इसको दोबारा से यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वाला जो पार्ट था ना दोस्तों, उसमें यहां तक तो आपका क्या है, प्रक्षेपण का काम है। और फिर उसके बाद में आ गया हमारा एयरक्राफ्ट भैया, जिसने बचा लिया जलने से किसको, हमारे रियूजेबल लॉन्च व्हीकल को, क्योंकि यह है एक पैकेट में डबल धमाका, प्रक्षेपण यान प्लस एयरक्राफ्ट। दोबारा इसकी मोशन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि किस प्रकार से यह हमारा नेविगेशन नहीं था। फिर हमने क्या किया, नया रियूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाया, उसमें नई नई दिशाओं के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ हमारा क्या आ गया, एयरक्राफ्ट आ गया। और फिर उसके बाद में एयरक्राफ्ट ने एक सतह लैंडिंग के द्वारा इन सब चीजों को स्थापित कर लिया। तो तुलना करके देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ये तो क्या है, हमारा पुराना लॉन्च व्हीकल जो कि ठाए से गिर गया, नष्ट हो गया, अब दोबारा बनाओ, दोबारा खर्चा करो। पर अब आया है हमारा रियूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसमें ये रहा आपका प्रक्षेपण यान के बाद का एयरक्राफ्ट, और ये रहा आपका प्रक्षेपण यान।
तो क्या करेगा ये, अब क्या करेगा, जो यहाँ ये वाली जो टेक्निक थी जिसमें सब कुछ नष्ट हो रहा था, पैसा बहुत लग रहा था कि बार बार प्रक्षेपण यान बनाना पड़ रहा है, परंतु अब इस वाली टेक्निक में क्या हुआ दोस्तों, दोबारा से हम क्या कर पाए, बना पाए, पूरा का पूरा प्रक्षेपण यान बनाने की जरूरत नहीं है। जो ईंधन विंधन जल गया, जो बॉडी जल गई, वो दूसरी बना लेंगे, जितना बच जाएगा लॉन्च व्हीकल में से उसी को यूज में ले लेंगे, तो क्या होगा, बहुत सारा पैसा बच जाएगा। इसीलिए फेमस है यह रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, और इस पर ज़्यादा प्रश्न भी नहीं आए हैं। तो हो सकता है कि यूपीएससी इस बार इस पर ध्यान दे ले, क्योंकि ये नई चीज़ है और यह सिर्फ क्या था, टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेटर था, इसका यूज़ करना अभी बाकी है। आगे के प्रक्षेपण यानों में हो सकता है हम इन सबको यूज़ करें, कुछ जगह यूज़ करने का प्रयास भी हुआ है, परंतु उन्नत और संवर्धित तरीके से आगे बढ़ते हुए हमने यूज़ नहीं किया है। और हो सकता है सब कुछ ठीक रहा तो हम हमारे प्रत्येक प्रक्षेपण यान में इसे प्रयोग में लाएंगे। इसकी मोशन को आप ढंग से देख लीजिएगा कि किस प्रकार से इसकी मोशन हो रही है। तो देखिए किस प्रकार से यह मोशन को बचाकर स्वतः लैंडिंग करवाने में सक्षम है। तो दोस्तों इन सभी को पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ गया होगा कि यह प्रणाली कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे इस पूरे लेक्चर को समराइज करने की। दोस्तों हमारा जो ये प्रक्षेपण यान वाला प्रौद्योगिकी का लेक्चर था, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के क्या देखे, प्रक्षेपण यान देखे। सबसे पहले हमने देखा था SLV अर्थात फर्स्ट जनरेशन वाला प्रक्षेपण यान, जिसमें थे 4 चरण, जो सक्षम था किसको ले जाने में, केवल 40 किलोग्राम के प्रक्षेपण यानों को ले जाने में। इसमें क्या था, वो भी निम्न कक्षा में। इसमें सिर्फ यूज आते थे क्या, ठोस प्रणोदक। देखिए ऐसे समराइज कर कर आप अपने क्रिप्स नोट्स बना सकते हैं कि एक ही जगह चारों चीज़ों को लिख लीजिए, उसमें मेन चीज़ें लिखिए, जैसे कि ठोस प्रणोदक 40 किलोग्राम तक के उपग्रह ले जाने में सक्षम, वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में। और ऐसे ही अब आपका क्या आया, ASLV ने क्या किया दोस्तों, ASLV ने किया कि अब जो 40 किलोग्राम था उसको 150 किलोग्राम तक के पेलोड अर्थात उपग्रह ले जाने में सक्षम हुआ। और इसमें क्या थे, 5 चरण बना दिए गए और इसने इस प्रकार से चीज़ों को आगे बढ़ाया। फिर आया हमारा इसरो का वर्क हॉर्स, जिसमें हमने अभी तक सबसे ज़्यादा प्रयोग किए हैं और सही तरीके से सैटेलाइट लॉन्च कर पाए हैं। यह भी भैया था हमारा 4 चरण में। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या आई कि इसमें ठोस प्रणोदकों के साथ साथ हमने द्रव प्रणोदकों का भी यूज किया। और उसमें हमने क्या यूज किया, एक चरण में अपना विकास इंजन ने क्या किया, इसको बेहतरीन तरीके से थ्रस्ट दिया, जो कि 1990 में बनाया गया था। फिर आया हमारा बाहुबली अर्थात GSLV भैया के सबसे लेटेस्ट जनरेशन Mark 3 ने तो 8000 किलोग्राम की चीज को भी उठाकर पृथ्वी की निचली कक्षा में रख दिया और भूस्थैतिक कक्षा में तो 4000 किलोग्राम तक को भी ले जाने में सक्षम हुआ। तो यह क्या था, GSLV। इसमें क्या थे, 3 चरण थे। और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ना दोस्तों, वह है कि इसमें ठोस और द्रव प्रणोदक तो यूज हो ही रहे थे, अब हमने गैस प्रणोदकों का भी इसमें क्या किया, प्रयोग कर लिया। और अब बात आई फिर किसकी, यूपीएससी की। यूपीएससी ने कहा कि भैया इसमें जो आपने क्रायोजेनिक्स यूज की है वह मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, तो मैं इस पर क्वेश्चन पूछूंगा। तो फिर हमने पढ़ लिया क्रायोजेनिक्स क्या है। क्रायो अर्थात ठंडा, ठंडे का मतलब निम्न ताप पर किस प्रकार से क्रायोजेनिक्स वर्क करती है, कौन ऑक्सीकारक होता है, कौन ईंधन होता है और कितना ज़्यादा आवेग दे पाता है, उन सभी की हमने क्या की, चर्चा कर ली। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हुए हमने देखा
कि RLV अर्थात पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान क्या है, यह है एक पैकेट में डबल धमाका, जिसमें क्या है, प्रक्षेपण यान तो है ही है, इसी के साथ साथ में हमारा एयरक्राफ्ट भी है। तो इसीलिए है यह एक पैकेट में डबल धमाका, और एयरक्राफ्ट होगा तो सतह लैंडिंग हो पाएगी, सतह लैंडिंग हो पाएगी तो हमारा जो प्रक्षेपण यान है बच पाएगा, और अगर एक बार बच गया तो फिर हमें ज़्यादा खर्चा करके दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यही सब पढ़ा हमने हमारे इस प्रक्षेपण यान वाली सीरीज में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंदर हम अब कुछ नई तकनीकों की बात करेंगे, नए मिशनों की बात करेंगे, और उन सभी की चर्चा होगी आपसे हमारे अगले लेक्चर में। इसीलिए हमसे जुड़े रहिए और व्यवस्थित और रचनात्मक तरीके से विजुलाइज करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी को समझते रहिए। आगे हम बात करने जाएंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो कि होगा रैमजेट और स्क्रैमजेट। तो दोस्तों मैं आपसे फिर कहूँगा कि जल्दी से हमसे जुड़ने के लिए हमारे प्लस मॉडल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे इस कोड SS लाइव को यूज़ में लेंगे तो आपको 10% का फ़ायदा हो जाएगा, और सालाना सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 31,500 रुपये में मिल जाएगा, जहां पर आपको हर विषय के 3 से 4 टॉप एजुकेटर मिलेंगे, और इससे बेहतरीन और कोई सौदा मसौदा नहीं हो सकता। इसीलिए जल्दी से हमसे जुड़िए और अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को रखिए, और आपके जो सारे लेक्चर्स हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं आपसे यहीं डिस्कस करूंगा। तो लगातार हमारे इस सीरीज को देखते रहिए। दोस्तों अगर आप हमारे इस लेक्चर को कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, तो मैं आपको और अच्छे तरीके से पढ़ाने के और रचनात्मक तरीकों के साथ में विजुलाइज करवाते हुए पढ़ाने आऊँगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं भी हतोत्साहित हो जाऊंगा, और अगर मैं मोटिवेटेड नहीं रहा तो आपको उतनी ऊर्जा के साथ में पढ़ाना संभव नहीं है। इसीलिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो इन्हीं सभी बातों के साथ में मैं आप सबसे विदा लेता हूं, और आप सभी का धन्यवाद।